जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसका आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को पढ़ने से पहले चंद पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अहम ज़रूरी नुकात हैं, उनको समझें। इंशाल्लाह आपको जो है ये टॉपिक बहुत ही आसान और क्लियर हो जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट है लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इज़ इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब कि वो लाइट जो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी वो फोटोसिंथेसिस के लिए बेहतर होगी। उससे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस में तेज़अप या स्पीड आएगी, तेज़ी आएगी। ये पॉइंट जब मैं आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इज डिसअपियर्ड। जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी अब वो डिसअपियर हो जाएगी, वो आपको दिखाई नहीं देगी, वो ख़त्म हो जाएगी एब्जॉर्ब होने के बाद। अब ये जो लाइट है इसकी एब्जॉर्प्शन, या हम जो कह रहे हैं कि लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब, अब ये किस तरह से हमें पता चलेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आला होता है जिसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वो लाइट जो फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्प्शन कर रही है, अगर आपने उसको स्टडी करना है, अगर आपने उसको देखना है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आला होता है जिसको क्या हम नाम देते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो इसकी मदद से आप लाइट की एब्जॉर्प्शन को चेक कर सकते हैं कि कितनी मिकदार में लाइट एब्जॉर्ब हुई है। अब फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होता है तो जो लाइट आती है उस लाइट में से जो, अब देखें वो लाइट सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, उसका कुछ हिस्सा जो है एब्जॉर्ब हो रहा होता है। अब उस हिस्से को हम नाम देते हैं विजिबल लाइट का। कौन सी लाइट? वो लाइट जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, उस लाइट का थोड़ा सा हिस्सा एब्जॉर्ब हो रहा होता है, बकिया हिस्सा जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। उस हिस्से को हम नाम देते हैं, जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसको हम नाम देते हैं विजिबल लाइट का नाम देते हैं। और इसकी रेंज क्या है? ये 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के दरमियान में होती है। इसकी रेंज है 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। अब मैं अगर लाइट स्पेक्ट्रम बताऊं आपको कि टोटल लाइट जो एब्जॉर्प्शन के लिए आती है वो टोटली जो है एब्जॉर्ब नहीं होती, उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होता है। तो ओवरऑल लाइट किस तरह से होगी? ओवरऑल लाइट अगर मैं आपको बताऊं लाइट स्पेक्ट्रम में, तो फर्ज करें कि ये एक लाइट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के पास आ रही है। अब ये ओवरऑल लाइट है। मैंने आपको क्या कहा कि लाइट ओवरऑल एब्जॉर्ब नहीं होती, उसका कुछ हिस्सा जो एब्जॉर्ब होता है। अब वो हिस्सा जो एब्जॉर्ब होगा उसको मैंने इस छोटे से हिस्से में दिखाया हुआ है, टुकड़े में। अब ये गौर से देखें, ये वाला जो एरिया है, सिर्फ ये वाला एरिया प्लांट एब्जॉर्ब करता है, बकिया जो लाइट का हिस्सा है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता प्लांट से, या प्लांट्स नहीं करते इसको एब्जॉर्ब। जो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये गेमा रेज होती हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसके नीचे जो होती हैं अल्ट्रा वायलेट, ये भी एब्जॉर्ब नहीं होती। ये अगर एब्जॉर्ब हो जाएं तो फिर इसके लिए नुकसानदा हो सकती हैं प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। तो ये वाला एरिया एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी जो नीचे इंफ्रारेड है, टीवी, रेडियो वेव्स हैं, ये जो है ये भी एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये वाला एरिया जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी एरिया को जो एब्जॉर्ब हो जाता है हम इसको विजिबल लाइट का नाम देते हैं। अब विजिबल लाइट को अब अगर आप गौर से देखें तो ये एक्चुअली कलर्स हैं। 7 कलर्स है हमारे पास टोटल लाइट के। तो कौन कौन से हैं आपके पास? वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये सारे जो लाइट के कलर्स हैं टोटल 7 हैं। आप काउंट करें, 7 कलर्स हैं। और इन कलर्स को हम नाम देते हैं विजिबल लाइट का। क्यों नाम देते हैं विजिबल लाइट का? क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसकी रेंज जो है क्या है? 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। ये जो है वायलेट है ये 380 नैनोमीटर, फिर इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये, इससे ऊपर, इस तरह करते करते रेड जो है 750 नैनोमीटर के रेंज में आ जाएगा। अब अगर ये रेंज
कम हो जाए 380 से तब भी प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, और अगर ये रेंज 750 से क्रॉस कर जाए, अबव हो जाए, तब भी इसको जो है प्लांट जो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि 380 नैनोमीटर से ऊपर कम अगर हो जाए तो फिर अल्ट्रावायलेट रेज बन जाएंगी, ठीक है। फिर अगर इससे कम हो जाए तो फिर गैमा रेज बन जाएंगी, और अगर 750 से बढ़ जाए तो फिर 750 के बाद जो है इंफ्रारेड होता है, टीवी रेडियो, क्योंकि इस एरिया को जो है प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए ये वाली लाइट का जो हिस्सा है एब्जॉर्ब नहीं होगा प्लांट्स में। इसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन में। इसको अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से अगर हम देखें क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसी तरह कैरोटीनॉइड्स भी एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल भी ए बी सी डी पर मुश्तमिल होता है। तो मैं आपको यहाँ पर दो क्लोरोफिल के बारे में बताऊंगा पिगमेंट्स के, एक क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल ए होता है ये ब्लू ग्रीन कलर पर मुश्तमिल होता है। क्लोरोफिल ए पिगमेंट में जो होता है ब्लू और ग्रीन कलर होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में जो होता है वो येलो और ग्रीन कलर पर मुश्तमिल है। तो अगर मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन एरिया पर मुश्तमिल है, अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल ए पिगमेंट है तो ये वाला जो एरिया है ये क्या करेगा, ब्लू ग्रीन वाले एरिया को छोड़कर बकिया लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा। ये ब्लू और ग्रीन के एरिया को छोड़कर बकिया लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा। वायलेट, इंडिगो और येलो, ऑरेंज, रेड, ये वाला जो एरिया है ब्लू ग्रीन वाला, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा क्लोरोफिल ए। इसी तरह क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन पर मुश्तमिल है, तो ये बी जो पिगमेंट है ये क्या करेगा, येलो और ग्रीन के एरिया को छोड़कर बकिया जो एरिया इसको एब्जॉर्ब कर देगा। तो इस तरह से जो है ये क्या है, एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं पिगमेंट्स। तो ये आपका जो क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट था। इसी तरह कैरोटीनॉइड्स भी एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये येलो, ऑरेंज और रेड पर मुश्तमिल होता है। अगर मैं आपको इसके बारे में मजीद बताऊं तो कैरोटीनॉइड्स भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए बी सी होता है, इसी तरह कैरोटीनॉइड्स भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक होता है कैरोटीन, दूसरा होता है ज़ैंथोफिल्स। जो कैरोटीन्स होते हैं ये रेड टू ऑरेंज कलर पर मुश्तमिल होते हैं, रेड टू ऑरेंज। इसी तरह बिल्कुल जैसे मैंने आपको क्लोरोफिल के बारे में बताया, जब ये रेड टू ऑरेंज है तो इसका मतलब है कि ये रेड और ऑरेंज वाले एरिया को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, लाइट के रेड और ऑरेंज वाले एरिया को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, जबकि बकिया हिस्से को एब्जॉर्प्शन में मदद देगा। इसी तरह ज़ैंथोफिल्स येलो टू ऑरेंज रेड पर मुश्तमिल है, येलो टू ऑरेंज कलर पर मुश्तमिल है। तो ये क्या करेगा, येलो और ऑरेंज वाले एरिया को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसके अलावा बकिया जो एरिया होगा लाइट का कलर इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो आपको दो मेन रीजन्स नजर आएंगे, एक होगा हेड रीजन, दूसरा होगा टेल रीजन। इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनी होगी, इसकी जो स्ट्रक्चर है, हेड जो रीजन है ये पोरफायरिन पर मुश्तमिल होगा। पोरफायरिन कौन से रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये नाइट्रोजन रिंग है, ठीक है, और इसके सेंटर पर जो मैग्नीशियम होगा, ये नाइट्रोजनस जो रिंग है पोरफायरिन, ये मैग्नीशियम के साथ अटैच्ड होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, हेड रीजन कहलाएगा। और इसके साथ जो है मिथाइल ग्रुप्स भी अटैच्ड होंगे, इस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के साथ पोरफायरिन के साथ जो है मिथाइल ग्रुप भी अटैच होंगे। और इसके बाद इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये टेल रीजन कहलाता है। और ये किस पर मुश्तमिल है, ये फाइटोल पर मुश्तमिल है, और ये लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन है। ये हाइड्रोकार्बन कितने हो सकते हैं, C20 से लेकर, मतलब कि कार्बन 20 से लेकर जो है हाइड्रोजन की तादाद जो 39 तक हो सकती है, कार्बन की 20 और हाइड्रोजन की जो है वो 39 तक हो सकती है। ये जो है आपका हाइड्रोकार्बन टेल रीजन कहलाता है। इसके बाद अगर हेड रीजन की बात करें तो ये पहले भी मैं पढ़ चुकी हैं, आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोफिलिक है। ये हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये वाटर अट्रैक्टिंग है, अट्रैक्टिंग रीजन है, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, और ये पोलर रीजन भी कहलाता है। और लाइट एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगी, लाइट एब्जॉर्प्शन जो है वो इसी रीजन पर होगी, हेड रीजन पर। जबकि टेल रीजन की बात करें तो इसमें जो है यहाँ पर पोरफायरिन रिंग था, यहाँ पर जो है फाइटोल, ये फाइटोल कहलाता है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स के लॉन्ग चेन होंगे, और ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकेगा, इसका जो पानी के साथ रिएक्शन नहीं होगा।
और इसको जो है नॉन पोलर रीजन भी कहते हैं, और हेड जो है वो पोलर रीजन कहलाता है। अच्छा, अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? अगर ये क्लोरोफिल ए है तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है ये अटैच्ड होगा। अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो तो फिर हम इसको नाम देंगे क्लोरोफिल ए का। लेकिन अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा हो सकता है? CHO, इसकी जगह पर CH3 की जगह पर क्या हो? CHO, कार्बोनाइल ग्रुप। जब कार्बोनाइल ग्रुप आएगा तो फिर ये क्लोरोफिल ए नहीं कहलाएगा बल्कि क्लोरोफिल बी कहलाएगा। तो ये अपने याद रखना है। अब इसमें चूंकि क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, एक में मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, दूसरे में कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो है फार्मूले में भी तब्दीली होगी। क्लोरोफिल ए है तो इसमें कार्बन की तादाद 55 होगी, हाइड्रोजन जो है 72 होंगे, ऑक्सीजन 5 होंगे, नाइट्रोजन जो है 4 होगा और मैग्नीशियम जो है 1 होगा। ये स्ट्रक्चर जो है आपकी क्या कहलाएगी? क्लोरोफिल ए कहलाएगी। अगर ये मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच नहीं है तो ये क्लोरोफिल बी है। और क्लोरोफिल बी में मैंने आपको क्या कहा कि मिथाइल नहीं होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है CHO। तो चूंकि जो है इसमें CHO है तो इसका मतलब है कि क्लोरोफिल बी में कार्बन की तादाद तो वही है, क्योंकि यहाँ पर CH3 कार्बन तो था, वहाँ पर भी CHO में C कार्बन है, तो कार्बन सेम है दोनों में। लेकिन हाइड्रोजन की तादाद में फर्क आ जाएगा। क्यों हाइड्रोजन की तादाद में फर्क आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आप गौर से देखें, मिथाइल में CH3 है, 3 हाइड्रोजन है, तो कार्बोनाइल में 1 हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 की कमी हो जाएगी। CHO, 1 कार्बन आ जाए, 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। जब 1 हाइड्रोजन आ जाएगा 2 की कमी हो जाएगी, तो इसी तरह इसके फार्मूले में भी कमी आ जाएगी। कार्बन जो है वो यहाँ पर 70 बन जाएगा, जी 72 था ये 70 बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन जो यहाँ पर 70 बन जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन, चूंकि इसमें क्लोरोफिल ए में सिर्फ मिथाइल में CH3 है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 5 थे। चूंकि उसमें कार्बोनाइल में जो CHO ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसलिए ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाएगी, 5 से बढ़कर 6 हो जाएगी। बाकी जो है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम उसी तादाद में होंगे, नाइट्रोजन 4 होंगे दोनों में, क्लोरोफिल ए में भी और क्लोरोफिल बी में भी। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोरोफिल ए में 1 होगा और मैग्नीशियम क्लोरोफिल बी में भी 1 होगा। इट्स ऑल अबाउट photosynthetic pigments. I hope that you have got my lecture. अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया है तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।